देखिए, लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बांग्लादेश के ऊपर मिलिट्री इंटरवेंशन की बात उठा रहे हैं और ये मांग क्यों उठ रही है और बांग्लादेश की अभी की करंट सिचुएशन क्या है, ये जानने के लिए आप एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और एक बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि इंडिया का मिलिट्री एक्शन प्रैक्टिकली सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है वो आपको अभी पता चल जाएगा, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, आप पहले ये जान लीजिए कि जो लोग ये मांग उठा रहे हैं उनका कहना क्या है। बांग्लादेश की करंट सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों का कहना है कि जैसा 1971 में किया गया था वैसा ही एक्शन दोबारा लेने की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया हिंदू का एकमात्र प्रोटेक्टर और होमलैंड है। अगर इंडिया प्रोटेक्ट नहीं करेगा बांग्लादेश के हिंदू को तो कौन करेगा। वैसे ही जैसे इजराइल जूस का एकमात्र प्रोटेक्टर और होमलैंड है, पूरे वर्ल्ड में जहां भी जूस खतरे में होते हैं वहां पे इजराइल प्रोटेक्ट करने आता है। और जो मिलिट्री इंटरवेंशन का सपोर्ट करे उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन क्राइसिस है हिंदू सोसाइटी के लिए। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो हमारे सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने का फेलियर होगा। अगर भारत बांग्लादेश के ऊपर मिलिट्री इंटरवेंशन करता है तो बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करने के पीओवी से नहीं बल्कि हिंदुओं को इन इस्लामिक डीकल से बचाने के लिए, बांग्लादेश में पीस स्थापित करने के लिए, और बांग्लादेश में पीस स्थापित हो जाए और एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट वहां पे इंस्टॉल कर दी जाए तो इंडिया अपनी आर्मी वापस ले ले। लेकिन देखिए यार, ये नहीं प्रैक्टिकल है और ना ही फिजिबल है। देखिए, इस समय पर यूएस डीप स्टेट और उनके एलाइज जो है ये पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। खालिस्तानियों को सपोर्ट दे रहे हैं, एनजीओ और मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना हो, एंटी-सीए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना हो। आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की रिजीव चेंज की है। वो चाहते ही है कि इंडिया एक ऐसी कोई गलती करे जैसी गलती रशिया ने यूक्रेन में की। आज देखिए, रशिया एक डेडलॉक पे फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में, बिलियन ऑफ डॉलर खर्चा कर रहा है, सैकड़ों अपने जवानों को खो चुका है, एक ऐसी जंग में जिस जंग को शायद वो जीते भी ना। इस समय पर रशिया बहुत कमजोर हो रखा है और पूरी तरह से उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आइसोलेट कर दिया है। उस पे बड़े बड़े इकोनॉमिक सेक्शंस लगे हुए हैं और उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। रशिया के पास चाइना और ईरान जैसे देशों के कम से कम एक बैकिंग है जिस वजह से रशिया सर्वाइव कर रहा है। क्या ऐसी बैकिंग भारत को मिलेगी? अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ जंग शुरू करता भी है तो ये याद रखिए कि इंडिया के पड़ोस में 2 और बड़े दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना भी अमेरिका की तरह इस तरह के मौके की तलाश में बैठे हैं कि इंडिया इस तरह की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गलती कर दे। अगर बांग्लादेश के साथ भारत जंग शुरू करता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान और चाइना ने भी इंडिया पर वोट डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम बांग्लादेश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडिया की टेररिस्ट से, मल्टी फ्रंट कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि हम अपने ही डिफेंस रिसोर्सेज को ओवर सर्च कर देंगे जिसमें हमारे ही रिसोर्सेज खर्चा होंगे और हमारा ही नुकसान होगा और इंडिया जैसे देश के लिए एक जियोपॉलिटिकली सुसाइड हो सकता है। तीसरा, वॉर का मतलब ये भी हुआ कि इंडिया ने जो पिछले 10 सालों में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी अचीव की है, जिस कारण भारत इतना ग्रो कर रहा है, इतना डेवलप कर रहा है, हिंदुत्व इतना सक्सेसफुली हो रहा है पॉलिटिकली और सोशली। अब अगर ये भारत कदम उठाता है तो ये पॉलिटिकली स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी और जो रिसोर्सेस आज हम इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे हैं वो सारे वॉर एफर्ट की तरफ चले जाएंगे। हमें ऐसी गलती तो इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है जिसे लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है। पहली चीज इंडिया कर सकती है इमीडिएटली कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका कट ऑफ डेट खत्म कर दे। यानी अभी जो इस एक्ट का कट ऑफ डेट है 2014, मतलब जो लोग 2014 तक इंडिया में सेटल हुए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उनको सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक करके मिल जाएगी। लेकिन जो लोग 2014 के बाद आए हैं उनको सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत सभी धार्मिक लोगों का नेचुरल होम है, तो क्या ये भारत का फर्ज नहीं बनता कि जो 2014 के बाद लोग आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, उनको भी सीएए के अंदर फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिल सके? देखिए, अगर आप इस चीज को सीरियसली लेते हैं और सीरियसली हिंदुओं की हेल्प करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और होम मिनिस्टर को डायरेक्ट एक लेटर लिखिए, सिग्नेचर कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कीजिए, जिसमें बोलिए कि जो सिटीजनशिप एक्ट का कट ऑफ डेट है 2014 का उसको हटा दिया जाए ताकि कुछ और हिंदुओं को ऑब्जर्व कर सके। दूसरा, देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी इस समय बहुत नाजुक हालात से गुजर रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट अभी सिर्फ 2.6% हो चुका है। इसके अलावा उनके फॉरेन रिजर्व भी 2022 में 48 बिलियन से गिरकर 18 बिलियन के आसपास आ चुके हैं। भारत बांग्लादेश का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और उनका 14 बिलियन का एक्सपोर्ट खरीदते हैं। अगर हम ये इम्पोर्ट्स रोक देते हैं तो उनकी गारमेंट इंडस्ट्री जो वहाँ की इकोनॉमी का बैकबोन है वो पूरी कोलैप्स कर सकती है। रिसेंट डेटा के हिसाब से बांग्लादेश ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिसिटी भारत से लेता है। उसको हम रोक सकते हैं, हालांकि हम 100% न भी रोकें, कुछ परसेंटेज भी रोक दी जाए तो भी महंगाई बांग्लादेश में आसमान पहुंच जाएगी।
हालांकि कार के पार्ट्स की 80% से ज्यादा बांग्लादेश भारत से ही लेता है और बांग्लादेश की करंट सिचुएशन को देखते हुए ही भारत की कंपनियों ने इस एक्सपोर्ट को रोक दिया है। और जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुस रहे हैं उनको रोकने के लिए हमें भी इजराइल और गाजा के बॉर्डर जैसा बनाना होगा। इसमें जरूर टाइम और पैसा लगेगा। 2019 के नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप के हिसाब से सिर्फ असम में ही लगभग 2 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं और पूरे देश में माना जाता है कि ये आंकड़ा 2 करोड़ से भी ऊपर है। और इस चीज से बचने का यही एक तरीका है कि एक फुल्ली सिक्योर एंड टाइट बॉर्डर। अगला ये काम किया जा सकता है कि आप अग्रेसिवली बांग्लादेशी को डिपोर्ट करना शुरू करें। ये पता करें कि बांग्लादेशी कहाँ कहाँ सेटल हो रहे हैं। स्टेट बाय स्टेट एनआरसी लागू करना शुरू करें जो इलीगली बांग्लादेशी को वापस बांग्लादेश भेजे। और जो लोग इंसानियत की बात करें उनके सामने यही बात रखो कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जो तुम लोग बिहेव कर रहे हो वो तुम भारत में रहने के बाद तुम्हारा बिहेवियर अचानक मैजिकली तो चेंज होने नहीं वाला है। यहाँ के हिंदू के साथ भी तुम वैसा ही बिहेव करोगे। अगर अक्षय कुमार को आप मुंबई से निकाल कर दिल्ली में डाल दो तो वो अचानक अमिताभ बच्चन वाली एक्टिंग तो करने नहीं लगेंगे ना। बाकी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या फिर भी भारत को आर्मी भेजनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।